श्री दिग्विजय सीमेंट देश की सबसे पुरानी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली शुरुआत करने वाली कंपनियों में से एक है। 1944 में जामनगर की दिग्विजय ग्राम में कामकाज कंपनी ने शुरू किया और अब इस वक्त 30 लाख टन से ज़्यादा की सालाना क्षमता के हिसाब से कंपनी कारोबार करती है। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं। बाजार के दौरान ही आए थे नतीजे। आय लगभग 20% बढ़कर आई है, 192-193 करोड़ के आसपास। कामकाजी मुनाफे में 2% की रही बढ़त, 31 करोड़ के आसपास। मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 19.5% से 16% के आसपास आए। मुनाफा एकदम फ्लैट रहा है, 17 करोड़ के आसपास, लेकिन सेल्स वॉल्यूम्स 15% बढ़े। तो बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स दिख रहे हैं। आइए इन्हीं नंबर्स पर बातचीत की जाए। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अनिल सिंघवी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज मैनेज करने और चलाने का आपका लंबा गहरा अनुभव है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 41 सालों का लंबा अनुभव भी है आपके साथ, और 23 साल तक देश की दिग्गज सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट के साथ आप रहे हैं सीईओ और एमडी के तौर पर। सिंघवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो दिख रही है आपके नंबर्स में, सेल्स वॉल्यूम की ग्रोथ 15% आई है। दमदार ग्रोथ के पीछे की क्या खास वजह है सर? लास्ट ईयर अनिल जी थोड़ा सा मुश्किल वाला माहौल था, बिकॉज देयर वाज अ माइनिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की स्ट्राइक थी गुजरात में। तो उसके चलते हुए गुजरात के अंदर मई 22 के अंदर काफी हद तक डिमांड नहीं थी सीमेंट की, बिकॉज वर्कर्स वर ऑन स्ट्राइक। तो और सेकंड थिंग, तो सीमेंट इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूँ कि काफी हद तक पिछले 3-4 महीनों से जो एक रिकवरी आ रही है, जो 21 और 22 में थोड़ा सा बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस पैंडेमिक के कारण, उसका खुलते हुए मुझे लगता है कि बाजार अब खुलने लगा है। कंस्ट्रक्शन देखिए, आप सब जगह कंस्ट्रक्शन, चाहे वो रोड ले लीजिए, चाहे वो हाउसिंग ले लीजिए, सभी तरह का इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो रहा है। तो सीमेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन अ बिग वे। तो दोनों चीज हमारे लिए हो गई। इस साल व्यापार जो है अगर नहीं होता था तो हमारी ग्रोथ मेरे ख्याल से और भी 20-30 हजार टन जो हमारा लॉस हो गया था व्यापार जो है के कारण, तो और ज्यादा होती। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग 20-25% ग्रोथ, 15% ही आई, बिकॉज 7 days वी लॉस्ट इन अकाउंट ऑफ व्यापार जो। अच्छा, आपने बिफोर जो है तूफान की जो बात की, यहीं पर एक जरा सा मेरा सवाल आ गया, मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूँ। आमतौर पर ये इस तरह के तूफान आते हैं, या जैसे अभी बाढ़ की सिचुएशन भी कई राज्यों में है, तो जी इसके बाद में सीमेंट की डिमांड कम होती है, ज़्यादा होती है? क्या वापस से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, या फिर थोड़ा समय लगता है? किस तरह की सिचुएशन होती है इस बिजनेस में? देखिए, व्यापार जो है का जो हमने देखा था, दिस वाज इम्पैक्टेड ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द कंट्री, मोस्टली सौराष्ट्र एंड कच्छ। हम्म। तो उसके व्यापार जो है के बाद से डिमांड काफी अच्छी हुई, बिकॉज काफी नुकसान हुआ था उसके कारण। तो जो भी घरों की है या रोड्स की है या और अदर रिपेयर्स हैं, तो रिपेयर का काम काफी हद तक चला था। पर जुलाई में चूंकि काफी हद तक बारिश एक बार वापस आई है, तो मुझे लगता है अगस्त में डिमांड खुल के निकलेगी। क्योंकि जो जून के 15 दिन के अंदर, जो पिछले 15 दिन में थे बिपरजॉय के कारण, और जुलाई के अंदर 15 दिन और निकल गए मानसून के कारण, तो आई एक्सपेक्ट वेरी गुड डिमांड इन अगस्त। और आपका जो सवाल था कि उसके बाद में डिमांड खुलती है, आंसर इज यस, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और इस बार मैं आपको बताऊं कि जो पानी की किल्लत रहती थी इन जगहों पे, जैसे सौराष्ट्र है या राजस्थान भी है, इन जगहों पे इस बार इतनी अच्छी बारिश हुई है कि पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन वाटर इज फुल्ली अवेलेबल ऑन दिस। अच्छा सर, एक और चीज़, जब आपकी रेवेन्यू भी अच्छी बढ़कर आई है 20%, तो इसका मतलब सीमेंट के दाम भी ठीक रहे हैं इस तिमाही में? और यदि हाँ, तो फिर क्या वजह कि मार्जिन्स कम रहे हैं? मार्जिन्स क्यों कम आए? सीमेंट की डिमांड अच्छी है पर प्राइसेस नहीं अच्छे आने दी। ये पहली बार मैं पैराडॉक्सिकल देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर सभी वॉल्यूम गेम पे लगे हुए हैं। सॉरी टू से दिस, बट सभी का अपना वॉल्यूम है। तो आप देखोगे हर एक के वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, बट प्राइस रियलाइजेशन सभी का मुश्किल है। किसी की कॉस्ट कम हो गई बिकॉज किसी को कोयले की इन्वेंट्री का एडवांटेज था या किसी को एडवांटेज था। बट प्राइसेस अप्रैल में तो काफी कम रहे थे, मई में थोड़े ठीक हुए, जून में थोड़े और भी ठीक हुए हैं, बट प्राइसेस हैव रिमेन मोर और लेस फ्लैटिश। कभी उसके अंदर बड़ा काम नहीं हुआ। और मेरा जो एक, आप समझ लिए 40 साल से सीमेंट का देख रहा हूँ, पहली बार मैंने देखा कि डिमांड इतनी अच्छी है और प्राइसेस जस्ट मूव ही नहीं हो रहे हैं। सब वेट कर रहे हैं कि जो फ्यूल प्राइसेस कम होंगे उसका जो एडवांटेज मिलेगा, तो वो ठीक है, प्राइसेस इंक्रीज नहीं करने। पर फ्यूल का किसी को एडवांटेज मिला, पर ज्यादा लोगों को जून क्वार्टर में एडवांटेज नहीं मिला। वो अगले 2-3 क्वार्टर से मिलना चालू हो जाए। इंटरेस्टिंग है, वॉल्यूम गेम है लेकिन प्राइसिंग पावर कम होता हुआ दिख रहा है। प्राइसिंग क्या आगे आउटलुक कैसा है सर? प्राइस कुछ बढ़ने की संभावना है कि, क्योंकि हम सुन रहे हैं तो थोड़े थोड़े शायद फिर से प्राइसेस घटने की खबरें आ रही, स्पेशली दक्षिण भारत में, क्या ये सही है? हाँ, देखिए मानसून महीने में प्राइसेस वैसे भी सबड्यूड रहते हैं, बिकॉज़ थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आता ही है बारिश के चलते हुए। मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर से प्राइसेस मूव होने चाहिए, डिमांड काफी ठीक रहेगी। और दूसरा, इंडस्ट्री पर से का
जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी ठीक होगा, बिकॉज कोयला बहुत एक्सपेंसिव हो गया था पिछले साल 22 के अंदर। 23 में थोड़े प्राइसेस कम हुए, पर अब जो कोयला मिल रहा है वो ऑलमोस्ट हाफ द कॉस्ट जो पहले लग रही थी उसके हिसाब से। तो आई थिंक इंडस्ट्री का जो एक पूरा इंडस्ट्री का माहौल जो बनेगा वो है कि इबिटा मार्जिन 200 से 300 रुपया हर एक का इंप्रूव होना चाहिए, बोथ बिकॉज ऑफ गुड प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्टिविटी के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, और कोयले का काफी हद तक परिणाम अच्छा निकलेगा। तो आज के दिन पे जो इंडस्ट्री की दो बड़ी चीजें मुझे समझ में जो आ रही है कि 10 से 12% की ग्रोथ आप मान के चलिए इस साल होने वाली है, और 200 से 300 रुपया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने वाला है। अगर प्राइसेस और बढ़ती हैं तो सोने में सुहागा। फिर तो मतलब अगले 3 तिमाहियों के लिए आपने इनडायरेक्टली मुझे आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग दे दिया। अच्छा, इस आउटलुक के साथ आपके जब नतीजे में पढ़ रहा था तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी है, 250 करोड़ का आप कैपेक्स करने जा रहे हैं, कुछ नया निवेश करने जा रहे हैं, राइट सर? तो जी क्या क्या इरादा है, किस तरह की कैपेसिटी आ रही है, कब तक आएगी, इसका असर कब से दिखेगा? अनिल जी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि भाई 250 करोड़ खर्चा करके हम जो अभी 1.3 1.4 मिलियन है उसको हम 3 मिलियन तक ले जाएंगे, उसमें क्या काम कर रहे हैं? तो कैपेक्स बहुत कम है, और मैं हमेशा से कहता हूं कि सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा हुआ है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई बहुत कम रहे हैं, बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर सबको कैपेसिटीज, बड़ी बड़ी कैपेसिटीज लगा के काम करना है, पर उनका रिटर्न कम रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, पर अगर आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो रिटर्न कम रहा है। तो हम थोड़ा सा एक हटके काम कर रहे हैं कि ये प्लांट बहुत पुराना प्लांट है। मैंने जब 2019 में 4 साल हुए हैं, ये प्लांट 9 लाख टन भी नहीं बना रहा था, वो 13 लाख टन पे हम आ गए। तो हमें ये लग रहा है कि इस प्लांट की और जो क्षमता है, जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, उसको और उपयोग में लाया जाए, क्योंकि इसके पास में खुद की जेट्टी है और खुद को इंपोर्ट करने का काम भी है। तो हम ये सोच रहे हैं कि पहले हम ग्राइंडिंग स्टेशन लगाते हैं, तो जिससे कैपेसिटी हमारी 3 मिलियन हो जाएगी अक्टूबर 2024 में। तो ये एक्सपांडेड कैपेसिटी की सीमेंट हमको 2024 में मिलनी चालू हो जाएगी। और उसके चलते हम एक और काम कर रहे हैं। आपको एक ये और बता दूं कि ऑयल वेल सीमेंट जो है, देश में 2 या 3 कंपनी ऑयल वेल सीमेंट बनाती है, उसमें दिग्विजय एक है, जिसको ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए लगता है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सिर्फ ब्लेंडेड सीमेंट करें, ओपीसी ना बनाएं। तो अगले साल का हमारा मंत्र रहेगा कि सारी ब्लेंडेड सीमेंट बनाएं, इंक्लूडिंग ऑयल वेल सीमेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और काफी अच्छी डिमांड भी रहती है इसकी ऑयल वेल सीमेंट की। और दूसरा जो है कि अब तक स्लैग सीमेंट गुजरात में नहीं बनती आई थी, क्योंकि हमारे पास पोर्ट है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम स्लैग सीमेंट लेके आए। तो 3 मिलियन की जो कैपेसिटी बना रहे हैं वो सीमेंट की कैपेसिटी होगी। क्लिंकर हमारे पास जो है उसको ब्लेंडेड सीमेंट में कन्वर्ट करके, और अगर कुछ क्लिंकर की जरूरत होगी तो इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये एक लो कैपेक्स में हाई रिटर्न का एक मेरा एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर, कि ये प्रॉफिटेबिलिटी मुझे लगता है दिग्विजय की आज भी जो है 980 रुपया को जो हमारा इबिटा मार्जिन था, इज वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग द इंडस्ट्री। और अगले साल से मुझे लगता है कि अगर ये ब्लेंडेड सीमेंट में हम सक्सेसफुल हो गए तो इट विल बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल सीमेंट प्लांट। ओह वंडरफुल, क्या बात। अच्छा सर, आपने एक इंटरेस्टिंग बात की, ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए आप क्या ऑयल वेल सीमेंट बना रहे हैं? ये जी ये जी ये, जी। ये नाम मैंने पहली बार ही सुना। क्या एग्जैक्टली क्या है सर ये? अब जो रिग्स बनती हैं हाँ। अनिल जी, उसके लिए एक अलग तरह की सीमेंट चाहिए होती है, उसको ऑयल वेल सीमेंट बोलते हैं। कि जो ऑयल के वेल्स हैं, क्योंकि उनको बहुत मजबूती चाहिए, और पर्टिकुलरली जो वेल्स समुद्र के अंदर हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि समुद्र में रिग है, तो राइट। रिग भी तो कंस्ट्रक्ट होती है, तो उस करेक्ट। रिग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो सीमेंट लगती है, जो बाइंडिंग मटेरियल, क्योंकि जैसे ही आप सीमेंट को अगर बहुत पानी में डालेंगे तो सीमेंट बिखर जाएगी। राइट। तो इस सीमेंट की ये क्वालिटी होती है कि ऑयल वेल सीमेंट जो है वो सिर्फ रिग्स में लगती है। और ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए इसके दो ही बड़े प्रोड्यूसर हैं, हम हैं और डालमिया सीमेंट है। इंडिया सीमेंट है पर इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, और 2-3 साल से आए हैं। दिग्विजय इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल वेल सीमेंट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, व्हिच इज, आई मीन, पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। भाई छोटी कंपनी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज देखें इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल वेल सीमेंट है। अब अगर हम ब्लेंडेड सीमेंट कर लेते हैं तो बिल्कुल इसका कायाकल्प हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। तो ब्रांडेड सीमेंट में भी, अच्छा सर, 250 करोड़ कुछ कर्ज वगैरह लेना है, इंटरनल अक्रूवल से काम हो जाएगा इस कैपेक्स में? अब देखिए, पिछले साल का इबिटा हमारा कुछ 105 107 करोड़ था। 120-25 करोड़ का इबिटा नॉर्मल होता ही है हमारा, तो उसके अंदर छोटा मोटा अगर लोन लेंगे 2-3 साल में पे कर देंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील है। आज आप देखिए कि मेरे जो आरओई और आरओसी हैं वो 20% के हैं। इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से आज तक किसी के नहीं हुए हैं। तो आइडिया ये है कि शेयर होल्डर्स की मनी शुड बी रिटर्न बैक टू शेयर होल्डर्स, बोरो सम मनी, हैव अ गुड पे बैक पीरियड। तो आपको कभी कोई बोरिंग बहुत लंबी करने की जरूरत ही नहीं है, 2-3 साल में आप पे कर दो। पिछले 4 साल में 11.5 रुपया डिविडेंड दिया है, जिस कंपनी ने 33 साल का भी डिविडेंड नहीं दिया था। क्या बात है, गजब। और ये आपकी लीडरशिप में हो रहा है। मैं कई बार सर दीप को मैं कहता हूँ भी हूँ, ये 2 ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं हिंदुस्तान में
जो है सी है, लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में किसी भी सीमेंट इंडस्ट्री के प्रोमोटर से ज़्यादा जानते हैं। सर। एक मेरे सामने ही अनिल सिंघवी साहब और दूसरे आनंद राठी साहब, हाँ। इन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप में। आपको अनिल जी एक छोटा सा और बात कहना चाहूंगा बिफोर आई लीव। जी सर। दिग्विजय सीमेंट वाज अ बीआईएफआर केस, एक केस स्टडी है मेरे हिसाब से, ये बीआईएफआर में था। और विद ऑल ह्यूमिलिटी मैं कहना चाहूंगा कि ये पहले दिग्विजय सीमेंट ग्रासिम की सब्सिडी हुआ करती थी और वही उसको दिग्विजय को बीआईएफआर में लेके गए थे। जो कंपनी ग्रासिम बीआईएफआर में लेके गई है, आज उसमें हमने 15 रुपए में ये शेयर खरीदे थे 2019 में जब वोल्टा आइटम ने बेचे थे। उसके बाद 11.5 रुपए 4 साल में डिविडेंड के दे चुके हैं। तो 15 रुपए पे 11.5 रुपए डिविडेंड जा चुका है। और आज भी क्षमता ऐसी है कि हम पे आउट रेशियो इज वेरी हाई, वी विल कंटिन्यू टू डू सो। बट एक मेरे लिए अंबुजा सीमेंट बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, और आज के दिन पे बहुत छोटी है ये कंपनी, पर इसको एक ऐसा कंपनी बनानी है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री देखेगी क्या काम करती है। बिल्कुल, आई एम श्योर आपकी लीडरशिप में होगा। और मुझे अच्छे से याद है दीप, जब अनिल सिंघवी साहब ने कमान संभाली थी, बिल्कुल, मैंने 18 रुपए में स्टॉक को सिर्फ इसी वजह से रिकमेंड किया था कि सर के हाथों में इसका नेतृत्व है। सर बहुत बहुत बधाई इन दमदार नतीजों के पीछे, और आई एम श्योर कि आपका जो विजन है कंपनी को लेकर वो आप जरूर अचीव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। श्री दिग्विजय सीमेंट दम